हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में पढ़ लिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है जिसके अंतर्गत हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं सल्तनत कालीन इतिहास के बारे में। तो जिसके अंतर्गत जो है हम लोग आज खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों का गुलाम वंश समाप्त हो गया। तो हम लोग खिलजी वंश के शासनकाल को देखेंगे। तो खिलजी वंश का शासनकाल जो था 1290 से 1320 ईस्वी तक था। और इसका प्रथम सुल्तान कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका प्रथम शासक था। और खिलजी वंश का संस्थापक भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1290 से 1296 ईस्वी तक का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बलबनी वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कम्यूश की हत्या कर 13 जून 1290 को अपना राज्याभिषेक करा खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है बलबनी वंश के अंतिम शासक जो था शमसुद्दीन कम्यूश की हत्या कर बलबनी वंश कहिए या गुलाम वंश कहिए या फिर मामलुक वंश, तो तीनों एक ही वंश को नाम दिया जाता है। तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था शमसुद्दीन कम्यूश की हत्या कर दी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, और 13 जून 1290 को अपना राज्याभिषेक करा लिया और खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन ने किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया। तो जलालुद्दीन जो है किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद शासक बनने के समय जलालुद्दीन की जो आयु देखेंगे तो 70 वर्ष थी। जलालुद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था। जलालुद्दीन ने मंगोलों को परास्त किया था। उसने अपनी बेटी की शादी चंगेज खां के नाती उल्गू से की थी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था अपनी बेटी की शादी किससे की थी? तो चंगेज खां का जो नाती था उल्गू खां उसे कर दी थी। जलालुद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसकी नीति अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न करना था। उसने ईरान के धार्मिक फकीर सिद्दी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। तो जलालुद्दीन ईरान के जो धार्मिक फकीर थे सिद्दी मौला, उनको हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1296 ईस्वी में करा मानिकपुर जो है वर्तमान इलाहाबाद में पड़ता है, वहाँ पे उसकी हत्या कर दी थी। तो 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज को जो है अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का जो है भतीजा और दामाद था, दोनों था। उसने करा मानिकपुर में जलालुद्दीन खिलजी को छल से बुलाया और उसकी वहीं पे हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। उसके बाद अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल देखेंगे तो 1296 से 1316 ईस्वी तक का था। तो अमीर खुसरो द्वारा रचित जो है खजाएनुल फुतूह से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की विस्तृत जो है जानकारी मिलती है। तो अमीर खुसरो द्वारा जो रचित है क्या है, उसका नाम खजाएनुल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की जो है विस्तृत जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन का जो मूल नाम था वह अली गुरशब था। अलाउद्दीन खिलजी जब अवध का सूबेदार था तब उसने देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र पर 1294 ईस्वी में आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। तो अलाउद्दीन खिलजी जब अवध का सूबेदार था तब उसने देवगिरी के शासक, वहाँ के शासक का क्या नाम था? तो राजा रामचंद्र था देवगिरी के शासक का नाम। तो राजा रामचंद्र पर 1294 ईस्वी में आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी वहाँ जीत गया था और राजा रामचंद्र हार गए थे। देवगिरी से प्राप्त विजय की संपत्ति को सुल्तान को समर्पित करने के लिए अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन से करा आने का आग्रह किया। तो क्या किया? देवगिरी से जो उसने विजय किया था देवगिरी में और वहाँ का जो माल प्राप्त था, विजय संपत्ति था, उसको सुल्तान को समर्पित करने के लिए अलाउद्दीन क्या किया? जलालुद्दीन से करा आने का आग्रह किया, क्योंकि उसने बिना आदेश के वहाँ पे आक्रमण कर दिया था। अलाउद्दीन ने क्या किया? षड्यंत्र रचकर जलालुद्दीन की हत्या कर दी और उसी समय अलाउद्दीन ने जो है जलालुद्दीन की षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी। अपने चाचा और ससुर, उसके चाचा भी थे और ससुर भी थे अलाउद्दीन खिलजी के, जलालुद्दीन। इस तरह से जलालुद्दीन को मारकर जो है 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना। तो इस तरह से देखा जाए तो जलालुद्दीन को मारकर ही 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया। तो अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाता है? तो बलबन जो था उसके लाल महल में करवाया था।
उसके बाद देखेंगे तो अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी सीरी यानी दिल्ली के पास में स्थापित की। तो अलाउद्दीन अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। सीरी जो कि दिल्ली के पास में स्थित था, वहीं पे अपनी राजधानी बनाया था। उसने मंगोलों के खतरे से निपटने के लिए बलबन की रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। और मंगोलों के खतरे से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की भांति ही रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय यानी शानी की उपाधि धारण की। तो अलाउद्दीन जो था अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर ही सिकंदर द्वितीय यानी सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अलाउद्दीन ने अपनी सेना को नकद वेतन देना शुरू किया। तो अलाउद्दीन जो है अपनी सेना को नकद जो है वेतन देना शुरू किया था। तो देखेंगे तो सल्तनत काल में यह प्रथम सुल्तान था जिसने अपनी सेना को नकद वेतन देना शुरू किया था। उसने अस्थायी सेना की नींव भी रखी। तो सल्तनत काल में यह प्रथम सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना की नींव भी रखी और वेतन देना भी प्रारंभ किया था। दिल्ली के शासकों में से अलाउद्दीन खिलजी के पास विशाल और अस्थायी सेना थी। उसके शासनकाल में मुस्लिम राज पूरे भारत में फैल गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। तो अलाउद्दीन ऐसा प्रथम शासक था जिसने घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। उसके शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता बाजार व्यवस्था थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता जो थी बाजार व्यवस्था थी। उसने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। तो अलाउद्दीन जो है भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि के वास्तविक उत्पादन पर राजस्व निर्धारित किया था। तो वह पहला सुल्तान था जिसने जो है भूमि के वास्तविक उत्पादन पर राजस्व निर्धारित किया था। मशाहत मापन पद्धति के आधार पर भू राजस्व को 50% निर्धारित किया। तो देखेंगे तो अलाउद्दीन के समय ही मशाहत मापन पद्धति अपनाया गया और उसी के आधार पर भू राजस्व को 50% निर्धारित किया गया। अलाउद्दीन के शासनकाल में बाजार नियंत्रण तथा मापतौल पर नजर रखने वाले अधिकारी मुहतसिब कहलाते थे। तो अलाउद्दीन के शासनकाल में बाजार नियंत्रण तथा मापतौल पर नजर रखने वाले अधिकारी जो थे मुहतसिब कहलाते थे। अलाउद्दीन ने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। तो देखेंगे तो अलाउद्दीन ने खम्स यानी जो लूट का धन था सुल्तान का जो इसमें हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर क्या कर दिया 3/4 भाग कर दिया। अलाउद्दीन ने अपने राज्य में व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यापारियों के शरीर से मांस काट लेने का आदेश जारी किया। तो देखा जाए तो अलाउद्दीन ने अपने राज्य में जो है व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए क्या काम किया, कम तौलने वाले व्यापारियों के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। और देखेंगे तो अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया और साथ ही मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत में अपनी विजय पताका फहराई। तो देखा जाए तो अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत में अपनी विजय पताका फहराई। इस काम में उसका सहायक था मलिक काफूर और इस काम में उसका जो सहायक है वह मलिक काफूर था। मलिक काफूर वस्तुतः एक हिंदू हिजरा था। तो मलिक काफूर एक हिंदू हिजरा था। उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था और उसे जो है मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी कहा गया। नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीद कर 1298 ईस्वी में गुजरात विजय से वापस आने पर सुल्तान अलाउद्दीन को उपहार स्वरूप भेंट किया। जब नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीद कर जो है 1298 ईस्वी में गुजरात विजय से गुजरात में ही जब विजय प्राप्त किया था, नुसरत खान वहीं पे मलिक काफूर को खरीद लिया था और वापस आने पर सुल्तान अलाउद्दीन को उपहार स्वरूप में भेंट किया था। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? सैनिकों के वेतन में कमी न होकर वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना। तो उसका मुख्य उद्देश्य वही था। तो अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मुख्य जो उद्देश्य क्या था तो उसको देखेंगे तो सैनिकों के वेतन में कमी न हो और साथ ही वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना भी था। 2 काम था, सैनिकों के वेतन में कमी न हो और दूसरी ओर वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना भी था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
बाजार व्यवस्था के कुशल संचालन हेतु अलाउद्दीन द्वारा सृजित नए पद। अब हम लोग देखेंगे बाजार व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए अलाउद्दीन ने कौन से नए पद को सृजित किया था, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट है दीवाने रियासत, व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। तो दीवाने रियासत का क्या कार्य था, तो व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना। और शहनाए मंडी का क्या कार्य था, तो बाजार का अधीक्षक होता था। और मुहतसिब का माप तौल निरीक्षण व जनता की आचरण का निरीक्षण करना होता था। और मुनहियान का व गुप्तचर का क्या काम था, गुप्त सूचना प्राप्त करना। और बरीद का क्या काम था, तो बाजार के अंदर घूमकर निरीक्षण करना। चलिए तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। फिर 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को मलिक नाइब बना दिया। तो 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को जो है मलिक नाइब बना दिया। अब हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन द्वारा जारी 4 अध्यादेश को। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 अध्यादेश कौन कौन से है, उसने कौन से अध्यादेश जारी किए थे अलाउद्दीन ने। धर्मस्थलों तथा माफी की भूमि को जब्त करना। फर्स्ट था धर्मस्थल तथा माफी की जो भूमि थी उसको जब्त करना। गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन एवं गुप्तचरों की बड़ी संख्या में नियुक्ति। और थर्ड था मदिरा एवं मादक द्रव्यों का प्रयोग निषेध कर दिया था। तो मदिरा एवं मादक द्रव्यों का प्रयोग जो है बंद कर दिया था। अमीरों एवं दरबारियों के सामाजिक सम्मेलनों एवं पारस्परिक वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। और देखा जाए तो अमीरों एवं दरबारियों के सामाजिक सम्मेलनों एवं पारस्परिक वैवाहिक संबंधों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था, बंद करवा दिया था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। फिर अभी और बचा हुआ है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे। मलिक के नेतृत्व में यानी मलिक काफूर के नेतृत्व में खिलजी सेना ने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार और मदुरा को विजित कर दिल्ली सल्तनत के जो है अधीन कर दिया था। अब हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन द्वारा लगाए गए 2 नवीन कौन कौन से थे उसको देखेंगे। उसने 2 कर भी लगाया था, 2 नवीन। अब हम लोग देखें। फर्स्ट था चरीकर और दूसरा था घरीकर। चरीकर यानी पशुओं पर लगाया गया और घरीकर यानी घरों पर लगाया गया। यह कर दुधारू पशुओं पर लगता था, जैसे गाय है, भैंस है, तो ये सब पर दुधारू जानवर है तो ये सब पर चरी कर लगाया गया। और घड़ी कर घरों एवं झोपड़ियों पर लगता था तो वो घड़ी कर 2 कर लगाए। 2 नवीन कर था अलाउद्दीन के द्वारा जारी किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दैवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया था। तो देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने दैवी अधिकार के जो सिद्धांत को चलाया था, उसने स्वयं को सिकंदर-ए-शानी उपाधि से विभूषित करवाया था। अलाउद्दीन ने अमीरों के सामाजिक सम्मेलन और परस्पर विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसने गैर मुस्लिमों से जो है गैर मुस्लिमों यानी हिंदुओं से जो है जजिया कर और मुस्लिमों से जकात कर वसूलने की प्रथा चलाई। गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं से जजिया कर वसूलता था और मुस्लिमों से जकात कर वसूलता था, प्रथा चलाया था। 2 नवीन प्रथा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अलाउद्दीन ने 1000 खंभा महल, अलाई दरवाज़ा और जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। राज्य में राशनिंग व्यवस्था लागू करना अलाउद्दीन की नई सोच थी। सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त है। तो देखेंगे तो सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन करने का जो श्रेय वह अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त है। अलाउद्दीन के दरबार के प्रमुख विद्वान थे अमीर खुसरो और हसन देहलवी। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रमुख विद्वान कौन थे, तो अमीर खुसरो और हसन देहलवी। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना खजायनुल फुतूह में अलाउद्दीन को द्वितीय सिकंदर शानी, विश्व का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा कहा गया है। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। तो अलाउद्दीन जो है मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। उसके शासनकाल में परवाना नवीश नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। उसके शासनकाल में 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। तो अलाउद्दीन के शासनकाल में 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। अलाउद्दीन के द्वारा स्थापित गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बरीद-ए-मुबालिक तथा सूचना दाताओं को बरीद कहा जाता था। तो अलाउद्दीन के द्वारा स्थापित गुप्तचर विभाग के प्रमुख को जो है बरीद-ए-मुबालिक और सूचना देने वाले को बरीद कहा जाता था।
बरिद के अतिरिक्त अन्य सूचना दाताओं को मुनहियान कहा जाता था, और बरिद के अतिरिक्त भी सूचना देने वाले थे उनको मुनहियान कहा जाता था। अलाउद्दीन के शासनकाल में 4 स्तंभ माने जाने वाले मंत्रालय को हम लोग देखेंगे। कौन कौन से मंत्रालय थे? तो दीवाने विजारत मुख्यमंत्री, दीवाने आरिज यानी युद्धवश सैन्य अधिकारी, दीवाने ईशा शाही घोषणा एवं पत्रों का प्रारूप बनाने वाला अधिकारी, दीवाने रसालत विदेश विभाग एवं कूटनीति। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। दीवाने इंशा के सहायक सचिव को दबीर कहा जाता था। तो दीवाने इंशा के सहायक सचिव को क्या कहा जाता था? तो दबीर। अलाउद्दीन ने खाद्यान्नों की बिक्री के लिए शहना-ए मंडी नामक बाजार बनाया था। तो अलाउद्दीन जो है खाद्यान्नों की बिक्री के लिए शहना-ए मंडी नाम की बाजार बनाया था। प्राकृतिक विपदा से बचने के लिए शासकीय अन्न भंडारों की स्थापना भी की थी। शराया दल यहाँ वस्त्र, शक्कर सेवा, जड़ी बूटी, दीपक का तेल व अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आते थे। जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं, तारीख फिरोज शाही से अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं, लिखित जो है पुस्तक तारीख फिरोज शाही, उसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों की विस्तृत जानकारी मिलती है। राजस्व सुधारों के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने मिल्क इनाम व वक्फ के रूप में दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल लिया था। तो राजस्व सुधारों के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? मिल्क इनाम व वक्फ के रूप में दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल लिया था। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त मुहतसिब यानी सेंसर और नाजिर यानी नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अलाउद्दीन के शासनकाल में ही मंगोलों ने भारत पर सबसे अधिक बार और अंतिम बार आक्रमण किया था। अलाउद्दीन के दरबार के उच्च कोटि के विद्वानों की कुछ कृतियां हैं। अमीर खुसरो द्वारा लिखित खजाइनुल फुतूह और इब्न बतूता द्वारा रचित रिहला और इशामी रचित फुतूह सलाती। सॉरी, इसमें इब्न बतूता नहीं होगा, इसमें 2 ही होगा, इशामी और खजाइन फुतूह। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को जलोदर रोग से हो गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो है मृत्यु कैसे हुई थी? तो जलोदर रोग से हुई थी। 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात इसके 5-6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन को सुल्तान बनाकर मलिक कफूर ने सत्ता के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिया। कुछ ही दिनों यानी 35 दिन के बाद ही अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। कुतुबुद्दीन मुबारक जो था वह 19 अप्रैल 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत बेहद पसंद थी। कभी कभी वो राज दरबार में स्वयं भी दरबारियों के बीच जो है नग्न होकर दौरा करता था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खलीफा। उसने स्वयं को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वर्ग तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा घोषित किया था। मुबारक के वजीर खुसरा खां ने 15 अप्रैल 1320 को हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। तो मुबारक के जो वजीर था कौन था? तो खुसरा खां ने 15 अप्रैल 1320 को हत्या कर दी और स्वयं जो है सुल्तान बन गया। खुसरा खां मूलतः हिंदू था जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और मुसलमान बन गया था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी धारण की थी। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक और खुसरो खां के बीच युद्ध हुआ जिसमें खुसरो खां पराजित हो गया और इसी के साथ ही खिलजी वंश का अंत हो गया। और उसके बाद तो खिलजी वंश का अंत हो गया। उसके बाद कौन सा वंश आया? तो तुगलक वंश आया। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ क्या कीजिएगा, आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा।